डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज के कक्षा में, आज के सत्र में विज्ञापन और जनसंचार के चौथे भाग में, चौथे प्रकल्प में हम उसके नैतिकता, विज्ञापन की नैतिकता और उसके लीगल कोड पे यानी कानूनी पक्षों पे बातचीत करेंगे कि विज्ञापन, हमने पहले आपको बताया कि विज्ञापन किस तरीके से और कैसे, तो आज इसके दूसरे पक्ष पे हम बातचीत आपसे करेंगे। जैसा कि यूनिट का नाम है एडवर्टाइजिंग एथिक्स एंड लीगल फ्रेमवर्क, अर्थात विज्ञापन की नैतिकता और उसका न्यायिक जो कानूनी ढांचा है उस पर बातचीत हम करेंगे। तो इसका जो फ्रेमवर्क है उसमें हम किस तरीके से देखेंगे, तो किस तरीके से विज्ञापन में क्या होना चाहिए, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, किस तरीके से इसको डिज़ाइन करना चाहिए, इसके लीगल फ्रेमवर्क क्या हैं, इसको रोकने के उपाय कानून के पास क्या है, कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है, हाउ टू कंट्रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन द डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन द ऑल फ्रेमवर्क आई विल एक्सप्लेन one by one. And second thing, the second point is ethical considerations. It means role of advertising standard council of India in the short form of ASCI, regulating standard of good advertising. It means एक ऐसी एजेंसी है कि जो कि विज्ञापन को कंट्रोल करती है। इट इज़ द कंट्रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि उसमें क्या होना चाहिए, इट शुड बी व्हाट इज़ द अवेलेबल ऑफ एडवर्टाइजिंग, अब क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो इन पक्षों पे हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम विज्ञापन की हम कुछ परिभाषाएं या डिफिनेशंस को जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञापन दो पक्षों के बीच होता है, एक तो होता है क्रेता और दूसरा होता है विक्रेता। विक्रेता वह होता है जो प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्ट को बेचता है, जिसके पास जो कंपनी हो या फिर जो बाज़ार है, बाज़ार में आने के बाद उसके जो क्रेता जो हैं, जो ग्राहक हैं, जिसे हम कस्टमर बोलते हैं, वह खरीदता है। उस बीच के कड़ी के बीच जो संवाद होता है, जो जनसंचार होता है, उसके लिए वह क्या करता है, विज्ञापन कंपनियों को, अखबार को, टीवी को, टेलीविज़न को, सोशल मीडिया को, या तरह तरह के जहाँ एडवर्टाइज किया जा सकता है, या ऐसे इसको यूँ समझ लें कि मास लेवल पर जहाँ पे रीच ज़्यादा हो, जहाँ पे पहुँच ज़्यादा हो, वह ऐसा साधन जहाँ पे अधिक से अधिक लोग उसको पहुँच सकें, वहाँ पे वह उसको विज्ञापित अपने प्रोडक्ट की करता है, यानी अपने वस्तु की विज्ञापन वहाँ पे वो करवाता है। इसके दो पक्ष हैं। एक तो पक्ष यह है कि जो कुछ भी बनता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो वस्तु बनती है, उसको बेचने के लिए, जो सेल करने के लिए जो मुनाफा होता है, उसको मैक्सिमम बेनिफिट ऑन टू कंपनी, तो इसका जो मोटो होता है को किस तरीके से कमाना है, इस पक्ष पे वो ज़्यादा फोकस करता है। एक सिंपल इसका जो डेफिनेशंस है कि एडवर्टाइजिंग इज डिफाइंड एज ए पेड फॉर कम्युनिकेशन addressed to the public or sections of its purpose of which is to influence the opinions or behavior of those to whom it is addressed. It means advertising is the define of quality of product and it में इन दोनों के बीच का जो कड़ी है, जो स्टेप है, उसके बीच का जो पैसा लगता है वह जनसंचार के माध्यम से जिसको करता है, वहीं पे एक संवाद स्थापित होता है।
और वह क्या करता है उसमें, इट इज़ द एक्सप्लेन ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज गुड फॉर द प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द बेनिफिशियल ऑफ द प्रोडक्ट, कैसे आपको बेनिफिट है, कैसे बेनिफिशियल है और क्यों इसको आप यूज करें, व्हाई शुड बी यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसको इन सब सारी चीज़ों के लिए वह आपके बिहेवियर को, आपके ओपिनियंस को इस तरीके से बताता है। दूसरा जब हम बात करते हैं कि वह क्या बताता है इसमें, तो बताता है कि जो वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकती है, एक फॉर्म है, जैसे सपोज, उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रोडक्ट इज एनीथिंग द फॉर्म्स द सब्जेक्ट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, इट इंक्लूड्स गुड सर्विसेज एंड क्वालिटी, इट इज़ द एक्सप्लेन ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ द सर्विस, इट इज़ द एक्सप्लेन ऑफ द better of the other product, it is the better for other product, it is the talk about the its nature, its opinion, its behavior, behavior it means the product behavior। इन सब सारी चीज़ों को दिखाता है। और थर्ड जो हम अब इसमें बात करते हैं, को किस तरीके से कॉरपोरेट जो बॉडी है, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े चीज़ों को करते हैं, जो बनाते हैं, मेकिंग मार्केट के हिस्से हैं, उसमें वो क्या करते हैं, उसमें कंज्यूमर को बनाने के लिए एक तो सबसे बड़ा है कि कंज्यूमर कोई चीज़ को, जो लार्जर कम्युनिटी है, वो क्यों खरीदेगी किसी प्रोडक्ट को, जब वो दूसरे प्रोडक्ट से दो चीज़ों के लिए कंपेरेटिवली अच्छा हो। एक तो उसका जो रेट हो, जो उसका दाम हो, वह कम हो दूसरे प्रोडक्ट से जो मार्केट में अवेलेबल हो। दूसरा, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, या उससे अच्छी ना हो फिर भी कम से कम उसके पैरेलल तो हो ही, तब जा कर के कोई नया प्रोडक्ट जो है बाज़ार में आगे आता है और उसकी लोगों के पास पहुंचता है और उसकी थोड़ी हनक होती है, फिर वह आगे बढ़ पाता है। ये सब सारी चीज़ें परिभाषित की गई। इसको परिभाषा के तौर पर हम देख सकते हैं कि मतलब कैसे हम क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं और कैसे हम इसको देखते हैं। इसको एक ऐसे भी हम देख सकते हैं, इट इज़ द बंच ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसा होता है कि बंच होता है, आप इसको ऐसे समझें कि कोई चीज़ होता है, एक कैपिटल जो इन्वेस्ट करती है कंपनी, वो क्या करती है, उसमें एक देखती है कि इसका जो मर्जलाइजिंग सिस्टम है, उसका एक प्रिंसिपल है कि हम इसको प्रोडक्ट में उतारेंगे तो उसके रूल्स क्या हैं, कैसे रेगुलेट इसको करेंगे, कैसे संचार के माध्यम अपनाएंगे। दो बीचों की कड़ी है, इट इज़ द कम्युनिकेट टू सेलर्स एंड बायर्स। वो किसको कम्युनिकेट करता है, जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो किसको, इट इज़ द एडवर्टाइजमेंट कम्युनिकेट टू बायर्स। और किसके द्वारा, किसके द्वारा वो करते हैं, इट इज़ द विच प्रोडक्ट द सेलिंग द प्रोडक्ट। तो उसमें जो सेलिंग जो प्रोडक्ट करती है, जो प्रोडक्ट को बनाती है, उसको वो करते हैं। जिसकी एक मोरल फिलॉसफी है, इसका एक नैतिक दर्शन है कि एक डिसिप्लिन्ड वे में, एक सधे हुए तरीके से उसके जो एक मानक है जो विज्ञापन का, उसको बनाए रखते हुए उसको प्रमोट करना है। इट इज़ द प्रमोट ऑफ द प्रोडक्ट। और प्रमोट करने के पीछे इस बात को ध्यान रखना है कि जब प्रमोट कर रहे हैं तो कंपनी का जो बेनिफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कंपनी का बेनिफिट ना हो, और वह हमेशा इट इज़ द राइट वे, इट इज़ द राइट पाथवे, मतलब हमेशा सही डायरेक्शन में होना चाहिए, सही डायरेक्शन में हो। ऐसा नहीं कि हम अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो फिर वो दूसरे रॉन्ग वे में चला जाए। तो ये सब इसके सैद्धांतिक पक्ष हैं कि इसको हम बनाते हैं। अब इसके हम अगर ऐसे समझते हैं कि कैसे इसको लीगल फ्रेमवर्क इसके क्या हैं, कानूनी ढांचा इसका क्या है विज्ञापन के, तो एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है जो कंपनियां बनाती हैं, जो एड्स होता है, जो एडवर्टाइजमेंट होता है, इट इज़ द
लास्ट लॉन्गर देन वर्ड ऑफ द माउथ आर नेटवर्किंग। एक माउथ टू माउथ जो होता है कन्वर्सेशन होता है, जो एडवर्टाइजमेंट होता है, कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, इट इज़ एक्सप्लेन बाई एनी सेलिब्रिटी और एनी स्पोर्ट्स प्लेयर, एनी डायनेमिक पर्सनालिटी, एंड ही इज द एडवर्टाइज ऑफ द प्रोडक्ट, ही इज द एक्सप्लेन ऑफ द व्हाट इज़ द गुड फॉर द प्रोडक्ट। इस सारी चीज़ों को वह बताता है, और उसमें बताता है, और बताने के बाद इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि जब जाता है एक मार्केट में, जब आता है तो इट इज़ द ओपन फॉर ऑल, इट इज़ द ओपन फॉर एवरीवन, एंड इट इज़ द माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन होने लगता है। सपोज एडवर्टाइजमेंट कुछ भी अगर एक्सप्लेन किया जाता है किसी सेलिब्रिटी के द्वारा, वो असरकारी तो होता है, कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे घर करना शुरू करता है, लेकिन सपोज दैट सम पर्सन उसको क्या करते हैं, खरीद के ले आते हैं चीज़ को, अपने यहाँ यूज करना शुरू करते हैं, फिर किसी दूसरे को करते हैं तो ज़्यादा असरकारी होता है जी, क्योंकि वो उनके पास में होते हैं, एज ए लोकली होते हैं, तो एक तरीके से इसका पोटेंशियल ज़्यादा ही होता है। और ये क्या करता है कि एक लंबे समूह तक ये इसकी रीच होने शुरू हो जाती है। और आज के स्पेशली हम बातचीत करें कि डिजिटल दौर में जिसके पास वर्चुअली रूप से अगर हम देखें तो हर किसी के पास गैजेट्स है, तो गैजेट के दौर में इट इज़ द ईजियर फॉर प्रेजेंट डे। अगर आज के हम बातचीत करें तो ये ज़्यादा ईजियर है पहले की अपेक्षा। अब इसमें किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि मतलब कैसे मिसलीड न करें। विज्ञापन तो हम कर रहे हैं, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। विज्ञापन हमेशा जो है राइट वे में होना चाहिए, राइट पाथवे पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी जो मानक उसका बना हुआ है, जो लीगल स्टैंडर्ड उसका बना हुआ है एडवर्टाइजमेंट का, उससे इतर नहीं होना चाहिए। क्या उसमें होना चाहिए इससे कि ट्रूथफुलनेस हो, जो ट्रूथ को दिखाया जाए, वो मिसलीड न करे किसी चीज़ को, जो बताया गया उस चीज़ को दिखाए और बताए कि नहीं हम जो बता रहे हैं वो सही है। उसमें सेवरल कंडीशन है, मतलब कई सारी कंडीशंस हैं, और उसमें एक चीज सबसे जो जरूरी है वह ट्रूथफुलनेस। और सेकंड, जब हम बात करते हैं कि एविडेंस फॉर क्लेम, कि जो हम बातचीत करते हैं उसमें उसकी कितनी सच्चाई है। हम अगर कभी कभी होता है कि आजकल कई एजेंसियां से विज्ञापन करने के लिए, से LIC हुआ, फिर और कई कंपनी जैसे हेल्थ बीमा कंपनी है या फिर व्हीकल इंश्योरेंस कंपनी है, उनको दिखाने के लिए कई चीज़ें बताती हैं, कई चीज़ें उसको छुपा लेती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी उन चीज़ों को भी बारीकी तौर पे कहीं ना कहीं नोट किया होता है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम थोड़े से कैजुअल मूड में होते हैं, साधारणतः हम जो नहीं ध्यान दे पाते हैं। जब सिचुएशन जब फंसती है तब जाके मामला होता है कि हम तो इसमें हमने इस चीज़ को दिखाया था, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। एग्जाम्पल के लिए जैसे टोबैको का यूज जो भी करता है, जो भी खाता है, जो उसको यूज करता है, तो उस पर कहीं ना कहीं उस पर उसका सिंबल बना होता है, कहीं एक चित्र बना होता है कि टोबैको कॉजेज द कैंसर। इट इज द सिंबल ऑफ द कैंसर। उसमें हमेशा क्या होता है कि शो किया रहता है, एक्सप्लेन किया होता है उसमें कि मतलब अगर आप खाएंगे तो आपको कैंसर हो सकता है। एक कारण बनता है कि हम इसमें मानते हैं कि मैक्सिमम जो कैंसर का कॉजेज है वो सबसे ज़्यादा टोबैको से, नशीली चीज़ों से होता है, लेकिन फिर भी लोग उसे यूज करते हैं। इसी तरीके के छोटे छोटे चीज़ों को कहीं ना कहीं दिखाया होता है, लेकिन हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं या फिर उसको इग्नोर करते हैं। तो जब क्लेम की बात आती है तो उसमें चीज़ें होती है कि नहीं हमने तो उसको दिखाया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक इसका एजेंडा होता है कि हम जब दिखाते हैं तो एक चीज़ ये भी होनी चाहिए, एविडेंस के साथ उसका क्लेम का जो पर्पज़ है वो फुलफिल होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें इस तरीके से होती हैं। इसमें और हम देखें कि और इसमें एडवर्टाइजमेंट अगर हम करते तो क्या क्या चीज़ें आती हैं। एथिकल कंसिडरेशन आना चाहिए। एडवर्टाइजिंग जो रेगुलेशन है ASCI जो 1985 में
इसका बना, ये जो स्थापना इसकी की गई कि विज्ञापन को अगर आप बनाते हैं तो इसकी देख रेख में और जो मानक है लीगल तरीके से उसको आप फॉलो करेंगे, विल फॉलो द ऑल लीगल कंडीशंस established by the government of India, the rule and regulations like Advertising Standards Council of India ASCI। इसमें क्या क्या आती हैं, जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो फर्स्ट इसमें आता है ट्रूथ इन एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन की सत्यता क्या है। एडवर्टाइजिंग टू चिल्ड्रेन, अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, यू आर एडवर्टाइजिंग फॉर द चिल्ड्रेन, तो उसमें क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी कम फर्स्ट, उसमें किन चीज़ों को आप दिखा रहे हैं, कहीं ऐसा चीज़ तो नहीं दिखा रहे जिससे बच्चों के मेंटल पे या किसी उस तरीके की एक्टिविटी पे उनको असर हो, कुछ उनको दिक्कत हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बचना है, उन चीज़ों को आपको उसमें नहीं दिखाना है। कभी भी हार्मफुल चीज़ों को, कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उसमें उन चीज़ों को नहीं दिखाना है। ये एडवर्टाइजिंग की जो टैक्टिस है, इसको इस तरीके से पूरी तरीके से आपको फॉलो करना, द फॉलोड बाय ASCI विच इज एस्टेब्लिश्ड वाज द 1985। तो इसको आपको फॉलो करना है। तो इसके जो लीगल कंडीशन है इस तरीके से हैं, तो आपको इसको फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं रूप से आप कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। आपको कानून में कोई अगर आप पे FIR लॉन्च कर दे या फिर कुछ तरीके से कोई मामला फंसता है तो आप उसमें फंसते हैं, आपको उसकी भरपाई करना पड़ेगा। आप हो सकता है उसको पनिशमेंट के भागीदार भी आप बने, क्योंकि आपने कोई भी कंपनी या कोई भी कुछ करता है, एडवर्टीजमेंट करता है, कोई कंपनी भी करता है, कोई व्यक्ति भी करता है, छोटे लेवल पे भी विज्ञापन किया जाता है, बड़े लेवल पे भी विज्ञापन किया जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है और कहा जाता है कि इस विज्ञापन को आप जब कर रहे हैं तो कम से कम जो लीगल ढांचा है, जो कानूनी दावपेच है, उस बात को ध्यान में रखते हुए उसको विल फॉलो द ऑल पैटर्न्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप उसको जो रेगुलेशंस है 1985 का और 1948 का, उसको आप फॉलो करेंगे। इस तरीके से अब दूसरी चीज़ आती है कि अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो फिर उसमें और क्या चीज़ें आ सकती है। एक तो सेल्फ रेगुलेशन की बात आती है कि उसमें किस तरीके से एक स्वयत्ताई संस्था है जो 1995 में स्थापना हुई, इस पर खुद में निर्णय लेने के लिए एक सक्षम है, किसी की ज़रूरत नहीं होती है, खुद उस पर आपको कैंची चला सकती है, उसको कर्टेल कर सकता है कहीं ना कहीं से। तो कहीं ना कहीं जो भी विज्ञापन होता है इसके देख रेख में या फिर उसको करने के बाद ही होता है। अदरवाइज अगर आप ऐसे करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों में फंस सकते हैं। अब ये करता कैसे है, द कोड फॉर द सेल्फ रेगुलेशंस इन एडवर्टाइजिंग पर्पज, ये क्यों है। तो द पर्पज ऑफ द कोड इज टू कंट्रोल द कंटेंट एडवर्टाइजिंग, नॉट टू द हैमर टू सेल अ प्रोडक्ट विच मे बी ऑफेंसिव फॉर द एनी रीजन्स। किस तरीके से उसको कंट्रोल करता है, उसके कंटेंट को देखता है, जो आप उसमें दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं उसको ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ प्रोडक्ट से उसका नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं ऑफेंस कोई चीज़ें हो रही हैं, चाहे किसी भी रीजन से हो रही हों। तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होता है। अगर इन केस कोई चीज़ अगर इस तरीके से हैमर होती हैं, कोई चीज़ ऑफेंस इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं रूप से ज़रूर आप कानूनी जो प्रावधान है उसमें आप फंसेंगे और आपको उसको भरपाई करनी पड़ेगी। जो लास्ट में हम इसकी एक पक्ष और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमको देखना होता है। एक तो ईमानदारी, एक तो विज्ञापन की सत्यता, और तीसरी जो आती है इसकी मिसलीड न करे, किसी चीज़ को भ्रामकता से, कोई चीज़ को विज्ञापन आप दिखा रहे हैं तो वह भ्रामकता से किसी बात को वह न फैलाए, भ्रामक चीज़ें न हों, दुविधापूर्वक कोई चीज़ें न हों, भ्रामकता से बचना है। इन तीन चीज़ों को आपको ध्यान में मतलब रखा जाता है या रखना होता है। जब
निश्चित रूप से विज्ञापन करती हैं कंपनियां, तो इस बात का ध्यान रखें जनरली कि जब ये लार्जर पर्सपेक्ट्स में बाहर जाएगा, पब्लिक के पास जाएगा, तो उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें ना जाएं, क्योंकि जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक जगह से कई जगह पे आप उसको दिखाते हैं और करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं छोटा सा भी एक अंश उसमें नुकसान हो, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखा जाता है। तो इन चीज़ों को आपको देखना होता है। द कोड ऑफ लॉ इसका क्या है? द कोड ऑफ लॉ इट इज द एक्सप्लेन ऑफ द रूल्स आर नॉट द ओनली वन द अफेक्ट एडवर्टाइजिंग, there are the many provisions both in the common law and in the statute which can determine the form or content of advertising. इसमें क्या कहते, it is the explain everything which is the come of the advertising. It means when you advertise the everywhere, the first comes of the truthness, misleading, honesty, and the sex, gender, class, creed, it should be not come to, it is not affected by the it is not affected by the public. अगर इन सब सारी चीज़ों में अगर अफेक्ट कहीं ना कहीं से होता है तो आप कंपनी या कोई कोड ऑफ कंडक्ट में के दायरे में आ जाता है। It is the basic concept of the code of the conduct of the advertising. अब इसमें और चीज़ों का क्या देखना है कि आपको कैसे बचना है अगेंस्ट द हार्मफुल प्रोडक्ट, तो आप अपने आप को कैसे बचाना है उसमें इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो आपको जो नेशनल हजार्ड्स हैं या फिर सेफ गार्ड आपको कैसे करना है, तो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो नेशनलिटी और कहीं ना कहीं कोई भी घटना जो कहीं ना कहीं से राष्ट्र के अहित में हो, या जेंडर या बायसनेस या कोई प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आता है, उससे आपको उसको आपको बचाना है। अगर आप नहीं बचाते हैं तो आपके प्रोडक्ट पे उसको बैन कर दिया जाता है। अब इसमें क्या क्या स्पेशली नोटिस किया जाता है कि आप क्या एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट एडवर्टाइज द समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल, उसमें फर्स्ट आता है कि आपको कहीं भी क्राइम को प्रमोट या वायलेंस को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो आप एडवर्टाइज नहीं दिखा सकते हैं। यू कैन नॉट एडवर्टाइज द प्रमोट ऑफ द क्राइम और प्रमोट ऑफ द वायलेंस। if you can the promote the crime or violence, तो आप उसको नहीं दिखा सकते हैं, आप उसको नहीं एडवर्टाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड में आप इसको देखते हैं कि क्या क्या और नहीं दिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इसमें रेस किसी के लेकर के क्या उसको बात करते हैं, आप किसी के कास्ट को लेकर के आप अगर बात करते हैं, किसी के कलर को लेकर के आप बात करते हैं, किसी को क्रीड के लेकर के बात करते हैं, जेंडर को लेकर के आप बात करते हैं, नेशनलिटी को लेकर के एडवर्टाइजमेंट अगर बात करता है, तो इट इज़ नॉट परमिसिबल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट इज़ द कम फॉर द कोड ऑफ द कंडक्ट। इसलिए आप इसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं, यह कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आ जाएगा। इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है। कुल मिलाजुला करके हमने इसके पक्ष को देखा कि किस तरीके से विज्ञापन, हमने उसके बारीकियों को समझा, उसकी परिभाषा हमने आपको बताई, और उसमें आपको एक चीज़ मैंने बताया कि आपने जब इसको देखा तो आप जब कभी एडवर्टाइज विद्यार्थी मित्रों करते हैं तो आप भी इन बातों का हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर इन बातों को अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से कानूनी रूप से आप इसमें फंस सकते हैं। तो निकट भविष्य में कभी आपको पीआर या जनसंपर्क में आप जाते हैं या जनसंपर्क अधिकारी आप बनते हैं, विज्ञापन के क्षेत्र में आप अगर करियर के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन बातों का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा।
अगर इन बातों का आप ख्याल नहीं रखते हैं, इन चीज़ों को जो मैंने बताया कि रेस, कलर, कास्ट, क्रीड, तो निश्चित रूप से आपका विज्ञापन या फिर जो आप काम कर रहे हैं उसको बैन कर दिया जाएगा, फिर आपको कानूनी दांवपेच में फंसना पड़ेगा। साथ ही साथ इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि विज्ञापन आप जब कर रहे हैं तो उसका स्केल क्या है, आप कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक इसको करना चाह रहे हैं, इसका पैमाना क्या है, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तभी जाकर के एक विज्ञापन के रूप में अपने आप को एक सफल आप कर पाएंगे। दूसरी, हम विज्ञापन की अगर बात करें कि विज्ञापन का भविष्य क्या है, तो विद्यार्थी मित्रों मैं आपको बता दूं कि विज्ञापन का भविष्य जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हमारा डिजिटल दुनिया जिस तरीके से आगे हम जा रहे हैं, निश्चित रूप से विज्ञापन का भविष्य उतना ही प्रखर और तेज है। विज्ञापन दिन पर दिन बढ़ने वाला और प्रगति का द्योतक है। यह कभी भी इसमें गिरावट नहीं आएगी, चाहे किसी भी सिचुएशन में। कहीं ना कहीं आप दैनिक चीज़ों से लेकर कोई भी अगर वस्तु आप खरीदते हैं तो विज्ञापन आप निश्चित रूप से देखते हैं। तो इसके सैद्धांतिक पक्षों को और व्यवहारिक पक्षों को भी आपको देखना पड़ेगा। तो हमने क्रम वाइज हमने यूनिट 1 में, भाग 1 में, 2 में, 3 में, 4 में आपको सैद्धांतिक और व्यवहारिक और कानूनी पक्षों को 1 बाई 1 करके आपको बताया। अब आप जरूर जब आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो अपना प्रोग्रेस एक बार चेक करेंगे कि हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। हम इसको चेक कीजिए खुद को कि हम अगर एज ए करियर के रूप में जो हमने पढ़ा, हमने क्या सीखा, तो खुद से सवाल करिए कि क्या आप फिट हैं उसमें कि नहीं। कुछ खुद से सवाल करिए तो खुद आपको समझ में आएगा। तो आज की यूनिट, आज का जो सेशन है विद्यार्थी मित्रों, यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगले कक्षा में भाग 5 में, यूनिट 5 में विज्ञापन के अन्य पक्षों पे हम पुनः चर्चा करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः